जब पूरी दुनिया आसमान की ओर देख रही थी तब भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास लिख दिया। चंद्रयान से लेकर गगनयान तक इसरो के वो सभी मिशन जिन्होंने भारत को स्पेस सुपर पावर बना दिया। 2025 तक के सभी बड़े इसरो मिशन एक वीडियो में पूरी कहानी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी मिशन आपको गर्व से भर देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम इसरो मिशन के बारे में पढ़ेंगे। 2025 तक के मिशन हो या फिर आगामी मिशन हो, सभी को पढ़ेंगे और इस ढंग से पढ़ेंगे कि आपको सारे मिशन आसानी से याद हो जाएं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो आप लोग ध्यान से एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक जानकारी के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं इसरो की शुरुआत के बारे में। इसरो की शुरुआत इनको स्पार 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको इस बार, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी। तो इसरो की जो शुरुआत है, ये इसरो की नींव रखी गई थी कब? 1962 में। किस नाम से? तो इनको स्पार नाम से रखी गई थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयास से। ठीक है। फिर अगर इसरो की बात करें तो 1969 यानी 1969 में 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार का नाम बदल करके इसरो बना दिया गया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री के अधीन अंतरिक्ष विभाग के अधीन रहता है। अब अगर इसके मुख्यालय की बात करें इसरो के, तो मुख्यालय है इसका बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो याद रखें, इसरो की शुरुआत जो इनको स्पार है 1962 में हुई थी और इसरो की 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। जनक फादर के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें अगर, तो डॉक्टर वी नारायणन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये हो गई बेसिक बात। अब बात करते हैं शुरुआत की। जब दौड़ थी अंतरिक्ष में जाने की और उस समय हमारा अपना क्रायोजेनिक इंजन नहीं था और भारत ने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की मदद से आर्यभट्ट अपना पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया। तो आर्यभट्ट 1975 में, एक तो आपको ईयर याद रखना है क्योंकि ये भारत का पहला है, भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। भारत के पास तब अपना रॉकेट नहीं था, इसलिए इसे सोवियत संघ यानी रूस के रॉकेट, किस रॉकेट से? कॉस्मोस 3M से लॉन्च किया गया था। यह पूरी तरह भारत में बना था, ये याद रखें। जो सैटेलाइट हमारा था, लेकिन जो रॉकेट था वो यूएसएसआर का था यानी रूस का था, या सोवियत संघ बोल सकते हैं, का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जो सैटेलाइट है वो हमारा था, वह पूरी तरह से भारत में बना था। इसके बाद फिर है रोहिणी RS-1 1980 में। यह भारत की धरती से भारत के अपने रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला सफल उपग्रह था। हमने पीछे आर्यभट्ट जो देखा वह उपग्रह तो भारत का था, लेकिन जो रॉकेट यूज किया गया था वो रूस का या फिर सोवियत संघ का कह सकते हैं था। लेकिन जो रोहिणी है ये भारत की धरती से भारत के अपने रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला सफल उपग्रह था। रॉकेट कौन सा इस्तेमाल हुआ था? SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जी इसके मिशन डायरेक्टर थे रोहिणी मिशन के। इसके बाद फिर है एप्पल 1981, एक वर्ष बाद। रोहिणी 1980, एक वर्ष बाद एप्पल 1981। इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें तो भारत का ये पहला संचार उपग्रह है यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसके परीक्षण के दौरान इसको बैलगाड़ी पर रख करके ले जाया गया था। ये आप देख सकते हैं, इसको बैलगाड़ी पर रख करके इसको परीक्षण के लिए ले जाया गया था। किसे? एप्पल को, 1981। इसके बाद फिर 3 वर्ष बाद की घटना है 1984 की, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। और ये किस मिशन से गए थे? किस मिशन? तो सोयूज T11 मिशन था, ये रूस का मिशन था। अगर डेट की बात करें तो 3 अप्रैल 1984 को गए थे। और इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा था, तो एक प्रसिद्ध संवाद है इनसे रिलेटेड कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। किसने कहा था? राकेश शर्मा ने कहा, पूछा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। तो काफी प्रसिद्ध संवाद है राकेश शर्मा जी से रिलेटेड। इसके बाद फिर एजुसेट मिशन है। एजुसेट 2004 का है।
इसका महत्व क्या है? तो दुनिया का पहला उपग्रह था जो विशेष रूप से शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए समर्पित था। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन और स्मार्ट क्लासरूम के लिए किया गया था। तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दुनिया का जो पहला मिशन था वो कौन था? एजुसेट मिशन था, और ईयर याद रखिए 2004 का ये मिशन है। इसके बाद फिर कल्पना चावला 2002, कल्पना 1 2002। मूल नाम इसका क्या था इस मिशन का, उपग्रह का? तो इसका नाम था मेटसैट 1। मौसम उपग्रह था ये, हमारे मौसम की जानकारी देने वाला उपग्रह था। कौन सा? मेटसैट 1। कब का है? 2002 का है। इसमें बदलाव किया गया इसके नाम में। पहले इसका जो मूल नाम था मेटसैट 1 था, लेकिन 2003 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। 2003 में कल्पना चावला के निधन के बाद पीएम उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने इसका नाम बदल करके कल्पना 1 कर दिया गया था, और यह मौसम की जानकारी देने वाला पहला विशेष उपग्रह था। आपसे पूछा जाए अगर मौसम की जानकारी देने वाला पहला विशेष उपग्रह कौन था, वो है कल्पना 1। 2002 का यह उपग्रह है। और भारत की पहली यानी भारतीय मूल की पहली अमेरिका की नासा की तरफ से गई थी कल्पना चावला अंतरिक्ष में। कल्पना चावला, इनकी मृत्यु हो जाती है तब अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में इस मिशन का नाम परिवर्तित करके कल्पना 1 मिशन कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर है PSLV 104 सैटेलाइट्स, जो कि 2017। ये कोई मिशन नहीं, ये एक रिकॉर्ड है। इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया था 2017 में। एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। महत्व क्या है इसका? तो इसमें भारत के सिर्फ 3 थे। इसमें जो भारत के उपग्रह थे सिर्फ 3 थे, बाकी जो 101 थे वो विदेशी थे और ज़्यादातर अमेरिका के थे। तो यह रिकॉर्ड बनाया था भारत ने, इसरो ने बनाया था 2017 में। लेकिन बाद में फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने, और इसने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करके यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन सबसे पहले ये रिकॉर्ड किसने बनाया था 104 उपग्रह लॉन्च करने का? तो इसरो ने बनाया था 2017 में। ठीक है। इसके बाद फिर है चंद्रयान 3 मून मिशन। इसकी लॉन्च तिथि क्या है? 14 जुलाई 2023 लॉन्च तिथि है, और लैंडिंग तिथि है 23 अगस्त 2023। दोनों तिथि याद रखें, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। लॉन्च तिथि है 14 जुलाई 2023, लैंडिंग तिथि है 23 अगस्त 2023, और इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, तो लैंडिंग तिथि के अवसर को ही घोषित किया गया है। रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और इसे ही बाहुबली या फिर फैट बॉय रॉकेट भी कहते हैं। स्थान श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मुख्य उपलब्धि की बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। चंद्रमा पर उतरने वाला कुल चौथा देश है। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बना है, तो चौथा देश बना है। लेकिन जब दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की बात करेगा तो वहां पर पहला बना है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है, और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हाल ही में जो जुलाई 2025 में यूपी RO का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है, तो चौथा बना है। और साउथ पोल पर पूछेगा तो पहला हो जाएगा। अगर महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। जो रोवर प्रज्ञान था वो 6 पहियों वाला एक रोबोट था। जो लैंडिंग साइट थी जहाँ पर लैंड हुआ था उसका नाम बाद में शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया था, और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइंस और टेक के बहुत क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर है अगला मिशन आदित्य L1 सौर मिशन। ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जो होती है जिसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, और सौर तूफानों का अध्ययन करना। स्थान जो है लैग्रेंज पॉइंट यानी L1।
अवधारणा की बात करें अगर तो L1 वह बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी संतुलित हो जाता है और यहाँ ईंधन कम लगता है और उपग्रह बिना किसी रुकावट के 24/7 सूर्य को देख सकता है। तो याद रखिए आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था और किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C57 द्वारा। इसके बाद फिर है मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन लॉन्च तिथि इसकी है 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C25 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया था। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा और भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मंगल की सतह की विशेषताओं और वहां के वातावरण मीथेन गैस जो कि जीवन का संकेत है उसकी खोज करना। ये हो गया मंगलयान मिशन। इसके बाद फिर आगामी मिशन की बात करें अगर तो गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है? तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना और सुरक्षित वापस लाना, ये इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। अब अगर ताज़ा अपडेट की बात करें, ये तो पहले का लक्ष्य हो गया। अब जो अभी की करंट की ताज़ा अपडेट है दिसंबर 2025 की, उसके संदर्भ में बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि पहले इसे मानव रहित परीक्षण किया जाएगा। मानव रहित परीक्षण यानी पहला मानव रहित मिशन होगा जिसमें व्योम मित्र कौन है? एक महिला रोबोट है जिसका नाम है व्योम मित्र। इसको भेजा जाएगा पहले जनवरी 2026 की शुरुआत में इसको भेजा जाएगा और फिर उसके बाद फिर मानव को 2027 में भेजा जाएगा। तो पहले रोबोट को भेज करके परीक्षण किया जाएगा, सफल रहता है तो फिर 2027 में मानव को भेजा जाएगा। अब अगर मानव युक्त मिशन की बात करें तो मुख्य मानव अंतरिक्ष उड़ान अब 2027 की पहली तिमाही के लिए आरक्षित किया गया है। अंतरिक्ष यात्री इसमें कौन कौन चुने गए हैं? तो 4 वायुसेना पायलट चुने गए हैं, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का नाम आपने पहले भी सुना होगा। शुभांशु शुक्ला जो कि नासा के एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाकर के वापस आए हैं अभी, तो वही हैं शुभांशु शुक्ला, इन्हें ही चुना गया है गगनयान मिशन के लिए भी। शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की यात्रा की है। नासा के संयुक्त मिशन था, ये नासा के साथ संयुक्त मिशन था एक्सियोम 4। इसके बाद अगला मिशन है एक्सपोसैट एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट। इसे लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024 को। रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया गया? PSLV C58 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और उद्देश्य है अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल्स हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स हैं से निकलने वाली जो एक्स रेस हैं के ध्रुवीकरण का अध्ययन करना, इसका उद्देश्य है। वैश्विक रैंक की अगर बात करें तो भारत ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। यानी इसके पहले किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है जो अमेरिका की एजेंसी है, और भारत दूसरा देश बना है ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला। इसके बाद फिर अगला मिशन है निसार। निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, नासा और इसरो का, ठीक है। और इसे लॉन्च कब किया गया है? तो 30 जुलाई 2025 को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। विशेषता क्या है इसकी? तो यह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, दुनिया का सबसे महंगा है। उपयोग की बात करें अगर तो यह भूकंप, भूस्खलन, बर्फ पिघलने की घटनाओं को ट्रैक करेगा और यह 12 दिनों में पूरी धरती का नक्शा बना सकता है, ऐसी इसमें क्षमता है। तो निसार उपग्रह नासा और इसरो का है। क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि किसका मिशन है? तो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार। नाम से ही पता चल रहा है, निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। अब इसके बाद फिर आगामी मिशन अगर देखें इसरो की तो चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न। उद्देश्य है इसका चंद्रमा पर लैंड करना, वहाँ से मिट्टी चट्टान के नमूने यानी सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाना। चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न
इसके नाम से पता चल रहा है कि वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वापस पृथ्वी पर लाना। प्रक्रिया कैसी रहेगी? तो इसमें अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग यानी दो जो हिस्से होते हैं उनका जुड़ना और अलग होना कहलाता है डॉकिंग अनडॉकिंग। समय सीमा की बात करें अगर तो 2027-28 के आसपास लॉन्च किए जाने की योजना है। इसके बाद फिर आगामी मिशन है चंद्रयान 5 लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान 5 वास्तव में इसरो और जापान यानी जापान की जो कंपनी है जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा, चंद्रयान 5 जो मिशन है किस देश के साथ संयुक्त रूप से है? तो जापान के साथ है, याद रखें। जापान और भारत का यह संयुक्त मिशन है जिसे लोपेक्स के नाम से जाना जाता है। सहयोग इसमें लैंडर जो होगा वो भारत का होगा, इसरो का। लैंडर कौन बना रहा है? तो इसरो बना रहा है और रोवर जापान जाक्सा द्वारा बनाया जाएगा। और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये याद रखिए, स्टेटमेंट में अगर आप इस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेटमेंट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसमें उल्टा दे सकते हैं आपको कि इसरो द्वारा रोवर बनाया जा रहा है और जापान द्वारा लैंडर। तो याद रखें कि लैंडर भारत बना रहा है, इसरो, और रोवर जापान। ठीक है। अगर उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा के स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र जो है वहां पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। समय रेखा क्या है इसकी? तो 2028-29 के आसपास इसको जापान के S3 रॉकेट से लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन रहा है। आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन रहा है जिसे 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। लक्ष्य क्या है इसको बनाने का? तो भारत का एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, यही इसका लक्ष्य है। और इसका पहला मॉड्यूल जो लॉन्च किया जाएगा 2028 में, और पूर्ण रूप से सक्रिय की बात करें तो जिसमें 5 मॉड्यूल होंगे, 2035 तक तैयार होने की पूरी उम्मीद है। मॉड्यूल का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट या हिस्से, यानी कि जो भी स्टेशन बनाने के लिए डिसाइड किया गया है उसके 5 पार्ट बनाए गए हैं, 5 मॉड्यूल, जिसमें पहला मॉड्यूल 2028 में भेजा जाएगा। एक साथ तो भेज नहीं सकते हैं, तो 5 बार में भेजा जाएगा। 5 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। अगर इसके वजन की बात करें तो 20 से 30 टन इसका वजन है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से यह छोटा होगा। यह पृथ्वी से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो बहुत ही गर्व की बात है कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। इसके बाद फिर है शुक्रयान 1 वीनस ऑर्बिटर मिशन। उद्देश्य है इसको लॉन्च करने का कि शुक्र के घने वातावरण, बादलों की संरचना, सतह के भूविज्ञान, वहाँ की ज्वालामुखी गतिविधियों का गहन अध्ययन करना। यह ग्रह के रनवे ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने में यह मिशन मदद करेगा। लॉन्च तिथि इसकी क्या है? तो भारत सरकार ने हाल ही में इसे मार्च 2028 में लॉन्च करने की आधिकारिक मंजूरी दी है, तो इसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। प्रक्षेपण यान क्या है, यानी लॉन्च किससे किया जाएगा? तो इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो प्रक्षेपण यान है इसको भी याद रखें कि LVM-3 द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 में, शुक्रयान 1। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? प्रोजेक्ट सूर्य इसका नाम होगा, प्रोजेक्ट सूर्य। उद्देश्य क्या होगा? तो PSLV और LVM-3 के बाद इसरो अब इसे पुनः प्रयोज्य रॉकेट बना रहा है। एलन मस्क की स्पेस एक्स की तरह ही अब इसरो भी इसे पुनः प्रयोज्य रॉकेट बना रहा है। भारत के आगामी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह प्राथमिक रॉकेट होगा। ये तो हो गए इसरो की मिशन। इसके बाद जो इसरो का रॉकेट है, ये रॉकेट का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से रॉकेट हैं इनको देखते हैं। तो पहला है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, और ये 1980 के दशक में इसको विकसित किया गया था। ये छोटा था, केवल 40 kg 40 किलोग्राम ही ले जा सकता था। इसके बाद फिर 1990 के दशक में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाया गया, जिसमें यह 1990 के दशक में आया और सबसे सफल रहा। इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। चंद्रयान 1 हो या मंगलयान हो, इसी से गए थे।
तो याद रखिए, इसरो का वर्क हॉर्स किसे कहते हैं? PSLV को कहते हैं। ये 1990 के दशक में आया है। इसके बाद फिर GSLV आया। GSLV यह भारी उपग्रह के लिए है। इसमें एक क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। इसके बाद फिर है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, सबसे नया और सबसे भारी रॉकेट चंद्रयान 3 और गगनयान के लिए यही है LVM-3। ठीक है, तो ये हो गया रॉकेट का विकास। अब नोट लगा करके एक चीज़ याद रखें जो करंट से रिलेटेड है कि भारतीय जमीन से सबसे भारी लॉन्च 2 नवंबर 2025 को इसरो ने CMS-3 यानी GSAT-7R उपग्रह लॉन्च किया, जिसका वजन है 4410 kg और ये भारत की धरती से यानी श्रीहरिकोटा से और भारतीय रॉकेट LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। तो क्वेश्चन करंट का है, पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है पूछने की, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। अब इसका अगर आपको रिवीजन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ दूसरे दिन PDF डाल दी जाती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।